सैंग्विन टेम्परामेंट यानी कि रक्त के रोग, रक्त प्रकृति के क्या क्या रोग होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हेमरेज, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग लेने वाले जितने भी अवयव होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनमें आर्टरीज, वेन, कैपिलरी, एक्सटर्नल इंजरी, इंटरनल इंजरी और प्रेशर पड़ने पर ब्लड अपना नियमित मार्ग जो ट्रैक होता है उससे स्रावित होने लग जाता है, यानी कि ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसको हेमरेज कर कहते हैं। शिराव, वेन से स्रावित रक्त गाढ़ा और लाल, डार्क रेड होता है, और आर्टरी से स्रावित रक्त ब्राइट रेड होता है। जो ब्लड वेन से निकलेगा वो गाढ़ा और लाल होगा, और जो आर्टरी से निकलेगा वो चमकीला और लाल होगा। हाँ जी, आवाज सुन पा रहे हैं? और ब्लड सेल से स्रावित रक्त रेडिश होता है। चोट लगने पर, कट जाने पर, छिल जाने पर स्पेसिक ग्रेविटी में अंतर पड़ना हेमरेज के प्रमुख कारण है, जिसमें मैनफिस्ट और ओकोलैट इसके दो प्रकार होते हैं। चोट लगना, कट जाना, कट इंजरी, या हेमेटोटर्मेसिस, या हेमेटोपेटाइसिस, हेमेचूरिया, एपिस्टैक्सिस, पाइल्स, मेनोरोजिया जैसे ब्लीडिंग को मैनफेस्ट हेमरेज कहते हैं। और पेप्टिक अल्सर, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, इंटरनल पाइल्स, हुक माम रोगों के कारण होने वाली ब्लीडिंग को ओक्यूलट हेमरेज कहते हैं। और इसका डायग्नोसिस आप स्टूल टेस्ट से करा सकते हैं। परफोरेशन, रैप्चर एंड स्कर्वी और हाइपरटेंशन के कारण होने वाले ब्लीडिंग को सेरिब्रल हेमरेज कहा जाता है। चेहरे पर पीलापन, येलो फेस, नाड़ी की गति धीमी, स्लो एंड इररेगुलर पल्स रेट, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, डिस्टर्बेंस इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, और हेमीप्लेजिया, इनकॉन्टिनेंस इन ब्लैडर एंड रेक्टम एंड कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, अनकॉन्शियसनेस। ये ब्लीडिंग का जब आप डायग्नोस करेंगे, हेमरेज का डायग्नोस करेंगे, तो ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी ब्लीडिंग मिलेंगी आपको, हेमरेज मिलेंगे, उसमें टीएलसी, डीएलसी में न्यूट्रोफिल्स, लिपोसाइट, इसोनोफिलिस, मोनोसाइट बढ़े हुए होने से डब्ल्यूबीसी की संख्या टीएलसी में ज्यादा वृद्धि मिलेगी, बढ़े हुए मिलेंगे आप। इसके अलावा हेमरेज और जमने के समय में भी अंतर मिलेगा बीटीसीटी में। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज और एचबी की संख्या भी घट जाएगी हेमरेज में। ईएसआर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लेटलेट काउंट्स भी बढ़ सकता है, और एचबी घट सकता है। स्टमक और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में ब्लड यूरिया भी बढ़ना एक कॉमन बात हो चुकी है फ्रेंड्स। एक्सटर्नल इंजरी के कारण हेमरेज या कट इंजरी में जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं,
अगर किसी को कोई कट लग जाता है, इसकी ड्रेसिंग करेंगे आप तो बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए पहले आप कारण का पता करेंगे, भाई स्टमक पेप्टिक अल्सर है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, लंग्स में है, ब्रेन में है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे फ्रेंड्स। वो सिलेक्शन करके फिर मेडिसिन देंगे। बट ये दो चीजें बहुत ज्यादा फ्रेंड्स, इंटरनल ब्लीडिंग में दो चीजें कॉमन रहेंगी, A1 को D30 में और BE को 6 में। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए A1 D30 में और BE D6 में अगर नाकों से ब्लड आ रहा है तो वहां पर आपको F1 और C1 को ऐड करना है D6 में। अगर किसी को एनएस ब्लीडिंग पाइल्स है, एनएस से ब्लड आ रहा है, रेक्टम से ब्लड आ रहा है, वहां पे आपको S3C3 ऐड करना है, S2C2 ऐड करना है। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की वजह से या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, वहां पर आपको C10 S10 ऐड करना है। किसी को इसोफेगियल ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग है, वहां पे S10 C15 ऐड करना है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू डिजीज आपको वो मेडिसिन ऐड करनी है, क्योंकि वो उस ऑर्गन के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के लिए। बट आप एक बार सैंग्विन टेम्परामेंट की रेमेडीज में एक बार देखिएगा, आप अगर आपके पास चार्ट हो तो A ग्रुप और B ये दोनों चीजें उसमें हमने की गई ऐड है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अदर मेडिसिन को आप सपोर्टिव ले सकते हैं कि ब्लीडिंग कहां हो रही है, क्या रीजन है, उसकी वजह से हेमेचूरिया में आप S6C6C17 ऐड कर सकते हैं A1 के साथ। तो वो आपको देखना कि कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम है और कैसे ऐड करना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन सैंग्विन टेम्परामेंट पे